हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हो? आप लोगों का असाइनमेंट वगैरह भी जो दे रहे हैं उसको अच्छे से बनाया करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बोर्ड में जरूर से आ सकता है। उन सारे से क्वेश्चंस है ना, तो प्रैक्टिस अगर अभी से करते रहोगे तो लास्ट मोमेंट पे लाइक एग्जाम के टाइम पे ऐसा नहीं लगेगा कि सब चीज मेरा बिल्कुल लाइक पढ़ा हुआ नहीं है। क्योंकि बहुत बार मैंने बार कहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान उस चीज को, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ता है, लेकिन चूंकि रिवीजन नहीं करने की वजह से वो अक्सर ऐसा हो जाता है कि इंसान भूल जाता है। और क्योंकि एक दिमाग और उसमें आपको फिजिक्स भी रखना है, मैथ्स भी रखना है, केमिस्ट्री भी रखना है, बायोलॉजी भी रखना है, इंग्लिश भी रखना है, और आपका मतलब और भी बहुत सारे पेपर्स को रखना होता है। तो मुमकिन इसको इस तरह से किया जाए कि किसी भी सब्जेक्ट को, इट इज नॉट ओनली अबाउट बायोलॉजी, इट इज ऑल अबाउट कि हमें हर सब्जेक्ट का रेगुलर टाइम इंटरवल पे इसको रिवाइज करते रहो, उससे फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और देखा था कि इट इज मैंने बताया था कि देयर आर फ्यू ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड देयर एसोसिएटेड ग्लैंड, है ना। हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने कुछ इस तरह से बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, सिस्टम जो है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है और एलिमेंट्री कैनाल के बाद होता है कुछ हमारे ग्लैंड्स होते हैं। जो ये ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जो कि आपको आपके डाइजेशन के प्रोसेस को करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ग्लैंड क्या करेंगे, ये ग्लैंड एंजाइम को रिलीज करेंगे और एंजाइम जो होता है वो फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा होता है। तो विदाउट एंजाइम यू कैन नॉट डाइजेस्ट योर फूड। तो मतलब बात आती है कि ये ग्लैंड जो है वो आपका वो मदद कर रहे होते हैं। और जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज लाइक अ पैसेज, है ना। वो आपको इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड टू एंड कहाँ होता है, इट एंड्स इन एनस। एनस के पास वो एंड अप हो जाता है और शुरू कहाँ होता है, शुरू होता है वो माउथ के पास। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी देयर आर फ्यू ऑर्गन विच इज रिलेटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। वन इज माउथ, जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, माउथ और बक्कल कैविटी। नेक्स्ट वन इज द माउथ के बाद आता है हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक, स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा आता है एनस। क्लियर हो गया? माउथ से हम लोग फूड को इंजेशन का प्रोसेस करते हैं और एनस की मदद से हम अपने फूड को इजेशन का प्रोसेस को कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात शुरू करते हैं हम लोग माउथ से। देखो, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। जैसे माउथ, अगर अब हम बात करें कि माउथ में क्या क्या है, खुद से सोचो माउथ में क्या क्या है। माउथ में है हमारे टीथ, माउथ में है हमारा टंग, है ना माउथ में। और एक ये तो दो चीज हो गया जो आपको नजर आ रहा है, दैट देयर आर टीथ और आपके माउथ में है टंग। बट ग्लैंड में भी एक नाम होता है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ये ग्लैंड भी आपके माउथ में ही प्रेजेंट होता है। यानी देयर आर सैलिवरी ग्लैंड प्लस टीथ प्लस टंग प्रेजेंट इन आवर माउथ, है ना। अब टीथ का फंक्शन पता है, इट हेल्प इन च्यूइंग आवर फूड। टंग का पता है, ये हमारे फूड को इधर से उधर मूवमेंट में मदद कर रहा होता है। इट हेल्प इन मैं जैसे बोल रही हूँ टॉकिंग, स्पीकिंग, है ना, बात करने में भी या बोलने में भी टंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर नहीं ये समझ में आया तो टंग को दबा दो, मतलब, और फिर बोलने की कोशिश करो तो देखोगे कि आप बोल नहीं सकोगे। मतलब कि टंग जो है इट ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करता है। और तीसरा जो चीज है वो हमारे माउथ में, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। कितने होते हैं? देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर माउथ। और वो तो आप कहोगे मैम वो तो दिख नहीं रहा। हाँ, इट इज वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर दैट इज नॉट विजिबल टू आवर आईज। लेकिन लोकेशन अगर मैं बताऊं तो जरूर से समझोगे।
कभी कभी मुंह को बंद करके देखना, और या फिर जब कोई आपके सामने टेस्टीएस्ट फूड जो आपका होता है, लाइक लड़कियों के लिए गोलगप्पे होते हैं ना, वो गोलगप्पे को दूर से ही देखती है और उनके मुंह में पानी आने लगता है, तो देखो कि पानी कहाँ आता है, टंग का जो पोर्शन है, टंग के जो नीचे वाला एरिया, वहां पे देखो वो पूरा पानी पानी हो जाएगा, है ना। तो दिस इज अ पोजिशन वेयर वन पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, है ना। फिर इधर चीक्स के पास होते हैं, फिर इधर जॉ के पास होते हैं, यानी देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर माउथ। सैलिवरी ग्लैंड का हो गया। अब ये सैलिवरी ग्लैंड करता क्या है? ये सैलिवरी ग्लैंड मदद करता है सिक्रीशन में सलाइवा के क्या करेगा? सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा को सिक्रीट करता है, और वो सलाइवा के पास एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज, ये सैलिवरी अमाइलेज मदद कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। यानी मैं फिर से बता रही हूँ, आवर माउथ कंटेन टीथ और टंग पता है, एंड सैलिवरी ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड मदद कर रहा होता है सलाइवा के सिक्रीशन में, एंड सलाइवा कंटेन अ टाइप ऑफ एंजाइम नोन एज सैलिवरी अमाइलेज, है ना, सैलिवरी अमाइलेज। और एक बात ध्यान रखना कि अमाइलेज वर्ड जब भी आता है, इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द कार्बोहाइड्रेट। अमाइलेज जहां पे भी वर्ड आएगा वो समझ लेना कि वो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने फूड खाया, फूड जो था मेरा फूड मेरा जो था वो मैंने खाया चावल, राइट। मैंने चावल खाया, चावल कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर मैंने आपको डाइजेशन में भी बताया है कि हम जो फूड ले रहे होते हैं वो फूड बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और उसको तोड़ने में मदद कर रहा होता है। तो लेट अस सपोज यहाँ पे देखो कि मैंने जो चावल खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, वो समझ लो 400 मॉलिक्यूल का चेन बना, मान के चलते हैं कि 400 मॉलिक्यूल का चेन बना हुआ है, ठीक है। और हमारा जो सेल है ना वो एक्सेप्ट करेगा सिंगल मॉलिक्यूल में। तो और मैंने जो चावल खाया है वो मान लो कि 400 मॉलिक्यूल का वो कार्बोहाइड्रेट है। मैं इमेजिनेशन वाला नंबर ले रही हूँ, इट इज नॉट ट्रू कि 400 मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बात बता रही हूँ, ठीक है ना। तो मान के चलते 400 मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े हुए हैं आपस में और वो बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। अब सोचो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी में सेल है वो एक्सेप्ट करेगा सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को, वो एक्सेप्ट करेगा एक मॉलिक्यूल। तो बताओ मुझे, क्या वो 400 मॉलिक्यूल वाला एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या उसके अंदर जा पाएगा? मुमकिन ही नहीं है। कहाँ तो वो सिंगल मॉलिक्यूल वाला ग्लूकोज को एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो 400 मॉलिक्यूल वाला ग्लूकोज को कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो सैलिवरी अमाइलेज, चूंकि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन में मदद करता है, तो क्या सैलिवरी अमाइलेज 400 मॉलिक्यूल को सीधा सिंगल मॉलिक्यूल में तोड़ देगा? नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सैलिवरी अमाइलेज, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो सैलिवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में सिंपल मॉलिक्यूल में पूरे एकदम अलग अलग मॉलिक्यूल में नहीं टूट जाते, बल्कि 400 से थोड़े कम होंगे, मतलब 200 में या 100 के 4, इस तरह के छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंगल मॉलिक्यूल हो जाता। अगर ऐसा हो जाता तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ में ही कंप्लीट हो जाता, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तो कोई जरूरत ही नहीं होती। तो बात कही जा रही है कि जैसे जैसे बॉडी से नीचे इंसान का फूड पास हो रहा होता है, डाइजेशन का प्रोसेस उस पर कंटिन्यू एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट स्टार्ट्स इन, तो स्टार्ट इन में रहेगा माउथ, बट इट एंड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। शुरू कहाँ होगा? माउथ में, लेकिन खत्म कहाँ होगा? वही सेम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया? और हाँ, सलाइवा और क्या करता है? सलाइवा हमारे माउथ को वाटरी बनाता है, प्लस ड्राई होने से रोकता है, खाना को निगलने में मदद कर रहा होता है। तो देयर आर वेरियस फंक्शन ऑफ सलाइवा ऑल्सो। सलाइवा हमें बहुत सारी चीजों को करने में मदद कर रहा होता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आते हैं, माउथ का तो हमने सारा पढ़ लिया। अब नीचे आते हैं हम लोग, आते हैं ईसोफेगस में। अब देखो, मैंने बताया फूड जो है वो बिना एंजाइम के डाइजेस्ट नहीं होगा। फूड बिना एंजाइम के डाइजेशन का प्रोसेस नहीं करेगा, और
एंजाइम कौन रिलीज करेगा? ग्लैंड। एंजाइम कौन रिलीज करेगा? ग्लैंड। ग्लैंड का नाम ही है, ग्लैंड आर मॉडिफाइड टिश्यू दैट सीक्रेट समथिंग। अब वो समथिंग में हार्मोन को भी रिलीज करता है, एंजाइम को भी रिलीज करता है, वो कुछ भी रिलीज कर रहा है, लेकिन जो ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करता है उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो ग्लैंड हार्मोन के अलावा एंजाइम और भी एक्सेट्रा चीजों को अगर रिलीज करता है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी एंजाइम के बिना फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्लियर हो गया? एंजाइम के बिना आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब एंजाइम के बिना आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो, और एंजाइम कौन रिलीज कर रहा है? ग्लैंड। यानी ग्लैंड अगर रहेगा तो ही एंजाइम रिलीज होगा, और एंजाइम रहेगा तो ही आपका फूड डाइजेशन होगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि फूड को डाइजेशन होने के लिए ग्लैंड का होना बहुत जरूरी। अब समझो, माउथ में ग्लैंड था, एक प्रकार का ग्लैंड था जिसका नाम दिया हमने सैलिवरी अमाइलेज। अब उसके बाद नीचे आते हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस में भी तो किसी प्रकार का ग्लैंड होगा, तभी ना हम उसको कहेंगे कि वहां डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। बट ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। देयर आर नो ग्लैंड प्रेजेंट इन ईसोफेगस, दैट इज वाई वहां पे किसी भी प्रकार का डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता है। तो फिर ईसोफेगस का क्या काम? माउथ में तो समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो गया, मगर ईसोफेगस में तो डाइजेशन हो नहीं रहा है। तो ईसोफेगस का क्या काम? ईसोफेगस कनेक्ट्स योर माउथ टू योर स्टमक। अब देखो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ। बात आया कि ईसोफेगस जो है वो आपके डाइजेशन के प्रोसेस में मदद नहीं करता। लेट अस सपोज दिस इज माउथ एंड दिस इज ईसोफेगस, ठीक है, एंड दिस इज योर जे शेप लाइक स्टमक, ठीक है। तो ये है हमारा माउथ, ये है हमारा स्टमक। यहां पे समझ में आ गया कि सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का ग्लैंड नहीं होता है जिसकी वजह से नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फिर ये ईसोफेगस की क्या जरूरत? तो ईसोफेगस जो होता है वो आपके माउथ को आपके स्टमक से जोड़ता है, माउथ को आपके स्टमक से जोड़ रहा होता है ना। इट कनेक्ट योर माउथ टू योर स्टमक, है ना। एक पैसेज है, ईसोफेगस इज अ पैसेज दैट कनेक्ट योर माउथ टू योर स्टमक एंड देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इस फूड हमारा ईसोफेगस से आ गया कहाँ? स्टमक में। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, ईसोफेगस से कैसे आया? क्या अपने आप हमने ऊपर से फूड भेजा और नीचे अपने आप एकदम फटाक से पहुंच गया? तो ऐसा नहीं होता है। देखो ईसोफेगस का जो वॉल होता है वो बिल्कुल मस्क्यूलर, इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। ईसोफेगस का जो वॉल होता है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। अब मैं कह रही हूँ कि जब ईसोफेगस का वॉल हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है, अब फूड यहाँ से पास करना है तो इस पे प्रेशर लगेगा। जब ये खुलेगा तब ना ये फूड आगे की तरफ पास आउट होगा, मतलब आगे की तरफ फूड बढ़ेगा। तो देखो ये होता क्या है, ये समझ लो, ये है हमारा ईसोफेगस, ये बहुत पतला सा एकदम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। क्लियर हो गया? फूड का जो है वो हमारा इतना बड़ा है साइज, ठीक है। अब सोचो उतना बड़ा फूड का साइज ईसोफेगस के अंदर से कैसे पास करेगा? तो ये क्या करता है, ये जो फूड है ये प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर क्रिएट करेगा किस पे? ये प्रेशर क्रिएट करता है ईसोफेगस पे। और जैसे ही फूड ईसोफेगस के वॉल पे प्रेशर क्रिएट करता है, ईसोफेगस का वॉल थोड़ा सा खुलता है और फूड जो है वो नीचे आता है। फूड यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। जैसे फूड यहाँ तक पहुंचता है, ऊपर का वॉल फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है और नीचे का जो वॉल होता है वो थोड़ा सा और इस तरह से फैल जाता है। अब यहाँ फूड आया, फूड यहाँ पे आया, यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है। अब फूड यहाँ से थोड़ा और नीचे आया, थोड़ा और नीचे आएगा, प्रेशर लगाएगा, फिर यहाँ पे का क्या होगा, थोड़ा सा और फैल जाएगा, ऊपर वाला फिर से नॉर्मल स्टेज में हो जाएगा। इस तरह से फूड प्रेशर कंटिन्यू लगाते जाता है। ये वाला कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो इस तरह से फूड हमारा पास हो रहा होता है फ्रॉम द ईसोफेगस। तो देखो ये एक लहर की तरह नहीं लग रहा है, वेव लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, लहर की तरह लग रहा है। दिस इज लाइक दैट लहर, वो जो पानी में जो लहर बह रहा होता है इस तरह से, ऐसे ऐसे जो लहर हो रहा होता है ना, तो लग रहा है ना। तो
वही है कि जो फूड हमारे ईसोफेगस से पास हो रहा होता है वो वेव लाइक मोशन में, वेव लाइक फॉर्म में या वेव लाइक मोशन में फूड हमारा मूव कर रहा होता है। और इस वेव लाइक जो मूवमेंट है इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। और वेव लाइक मूवमेंट की वजह से ही फूड हमारा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ जाएगा। अगर वेव लाइक नहीं होगा तो फूड हमारा ईसोफेगस से स्टमक में नहीं पहुंच पाएगा। अब बात आता है तो व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? तो पेरिस्टाल्सिस इज अ मूवमेंट through which the food passes from the esophagus to the stomach, है ना, and it is a wave like contraction and relaxation of esophagus muscle या esophagus wall। क्लियर हो गया यहाँ तक? पेरिस्टाल्सिस समझ में आ गया। व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? नीचे फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने माउथ क्लियर कर लिया, हमने इसोफेगस क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम लोग स्टमक के पास। देखो जो इसोफेगस था वो लंबा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर था, है ना, लेकिन जो हमारा स्टमक है दैट इज जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज जे शेप्ड लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो इस तरह से जे की तरह बन रहा है, इस तरह से जे लाइक स्ट्रक्चर, है ना। सो आवर स्टमक इज जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर या जे शेप्ड लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फूड हमारे आ गए पेट में। एक बात और थोड़ा सा मैं बताती हूँ, उधर मुझे बताना था जो कि जब फूड को हम चबा रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैंने फूड लिया और फूड को फौरन निगल गए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि फूड को बहुत आसानी से चबाते नहीं हैं और वो थोड़ा सा चबाए स्वालो, थोड़ा सा चबाए स्वालो। और एक बात बताऊं, मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं फौरन च्यू करती हूँ और फौरन स्वॉलो कर देती हूँ, लेकिन ये बहुत गंदी आदत है, मेरी भी बहुत गंदी आदत है। आप लोग प्लीज मत कीजिएगा ऐसा, है ना। ये मैं भी बहुत, क्योंकि शुरू से आदत रही है मुझे सुबह उठो जल्दी से स्कूल जाओ एंड ऑल दैट, तो मुझे आदत है ना कि मैं जल्दी जल्दी खाना खा लूं। मैं यूं 5 मिनट से भी कम में मैं खाना अपना फिनिश कर लेती हूँ, बिकॉज आई डोंट च्यू माई फूड which is very bad habit, है ना। That is I'm telling you, don't do this, never, don't try this, है ना। तो मैंने बात बताई कि जब हम लोग फूड च्यू कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब जो फूड आपने मुंह में रखा वो सॉलिड फूड था, है ना, लेकिन जो फूड आप च्यू कर रहे होते, चबा रहे होते, कंटिन्यू चबा रहे होते, क्या वो भी सॉलिड होता है? नहीं, वो एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल पेस्ट, फ्लरी पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। उस पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोलस। उस पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोलस। यानी ये बोलस क्या है? ये बोलस फूड का वैसा फॉर्म है जब हम फूड को प्रॉपरली च्यू कर लेते हैं, चबा लेते हैं, बस अब हम लोग निगलने वाले हैं, उस फूड को हम लोग कहते हैं बोलस। क्लियर हो गया? अब फूड जब हमारे स्टमक में पहुंचा, यानी फूड का कैसा फॉर्म पहुंचा? हमारे स्टमक में बोलस पहुंचता है। फूड के फॉर्म में क्या पहुंचता है? बोलस पहुंचता है। बोलस पहुंच गया हमारे स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, अभी भी फूड हमारा प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट तो हुआ नहीं है, अभी भी फूड को हमें और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना है ताकि वो आसानी से सेल उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना। हमारा यही मोटिव होता है ना, ताकि आसानी से। अब हमारे स्टमक में देखना, मैं क्या करने की कोशिश करी, ये हमारा स्टमक का बैग लाइक है, इस तरह से बैग है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इस तरह से एकदम पूरा मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन मस्क्यूलर वॉल जो है स्टमक का, वो एकदम कंटिन्यूअसली चर्निंग मूवमेंट कर रहा होता है। कैसे चर्निंग मूवमेंट बताती हूँ। ग्राइंडर होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीसा आता है, तो क्या कंटिन्यू मूव कर रहा होता ताकि वो पूरा आसानी से टूट जाए, है ना। तो उसी तरह हमारा स्टमक में एकदम, स्टमक का जो वॉल होता है वो चर्निंग मूवमेंट कर रहा होता है, कंटिन्यू वो मूवमेंट कर रहा होता है ताकि फूड हमारा आसानी से, इस तरह से एकदम आसानी से बहुत अच्छे तरीके से पिस जाए, है ना, और ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में और अच्छे से डाइजेशन हो जाए और अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाए, एवरीथिंग एकदम अच्छे से हो जाए। एक बात बताती हूँ, देखो मैंने अभी क्यों कहा कि फूड को अच्छे से चबाया करो। फूड अगर आप अच्छे से चबाओगे तो स्टमक का काम कम हो जाएगा, मतलब स्टमक मूवमेंट कम करेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको अच्छे से चबा लिया है ना। लेकिन इन केस अगर आप फूड को अच्छे से नहीं चबाओगे तो स्टमक को ज्यादा काम पड़ जाएगा, उसको और अच्छे से तोड़ना है, जिसकी वजह से स्टमक का चर्निंग मूवमेंट बढ़ जाता है
और जब चर्निंग मूवमेंट बढ़ जाता है तो हम कहते हैं ना मेरा पेट दर्द कर रहा है, कभी कभी हो जाता है ना पेट में दर्द हो रहा है। वाई दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हम शायद खाने को अच्छे तरीके से नहीं चबा के खा रहे हैं, इस वजह से भी पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलो, फूड हमारा कहाँ पहुंच गया? फूड पहुंच जाता है हमारे स्टमक में। क्लियर हो रहा है ना? कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा प्लीज डू कमेंट एंड आस्क क्वेश्चन कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फूड हमारा अब पहुंच जाता है स्टमक में। क्लियर? अब स्टमक में क्या होता है? वहां पे होता है चर्निंग मूवमेंट। पहली बात, स्टमक में फूड 4 to 5 आवर्स तक रहता है। फूड स्टे इन स्टमक टिल 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे तक फूड जो है वो हमारे स्टमक में रहता है और वहां चर्निंग मूवमेंट हो करके फूड को और अच्छे से पेस्ट बनाया जा रहा होता है, और अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद फिर उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। यानी फूड जो स्टमक में आया था उस फूड को हमने नाम दिया बोलस। लेकिन फूड जब बोलस पे चर्निंग मूवमेंट हो जाता है, चर्निंग मूवमेंट है ना, CHURNING, जब बोलस पे चर्निंग मूवमेंट हो जाता है तो उस फूड को हम कहते हैं काइम, CHYME। ये सब के सब फूड ही है, लेकिन सिर्फ बता रहा है कि अगर बोलस कहेंगे तो समझ लो माउथ में है, काइम कहेंगे तो समझ लो स्टमक में चर्निंग मूवमेंट उस बोलस पे हो गया है, उस वाले फूड को हमने कहा काइम। यानी जब चर्निंग मूवमेंट फूड पर हो जाता है तो उस फूड को हम लोग कहते हैं काइम। ठीक है, ये काइम अब हमारा इंटर कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये काइम हमारा इंटर कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब दूसरी बात सुनो, मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में सिंपल फॉर्म में टूटता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि 400 मॉलिक्यूल का समझ लो हमारा है कार्बोहाइड्रेट, तो वो 200 मॉलिक्यूल में टूट जाता है ना, 200 मॉलिक्यूल का 2 या फिर 100 मॉलिक्यूल का 4, इस तरह से वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है, बट प्रॉपर तरीके से सिंगल मॉलिक्यूल में नहीं होते हैं। अब स्टमक में फूड आ गया, यहाँ भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है बट कंप्लीट नहीं हो पाता है। यहाँ पे समझ लो थोड़ा और हुआ, उस 100 वाले मॉलिक्यूल को और तोड़ा गया या उस 50 वाले मॉलिक्यूल को और तोड़ा गया, और उसको मान लेते हैं 25 मॉलिक्यूल का हमने कितना 8 पीस बना दिया, मान के चलते हैं। तो हमने क्या किया, और सिंपल मॉलिक्यूल, यानी स्टमक में भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। माउथ के कंपैरिजन स्टमक में डाइजेशन थोड़ा सा और आगे बढ़ता है बट कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर हो गया? चाहे वो प्रोटीन, और हाँ एक दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे कहाँ शुरू हुए थे? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा माउथ में शुरू हुआ था। लेकिन मान लेते हैं अब मैंने खाया दाल, है ना, दाल पल्सेस विच इज रिच इन प्रोटीन, है ना, तो मैंने मान लिया, बताती हूँ कि मैंने खाया दाल, तो दाल जो मैं खा रही हूँ दैट इज रिच इन प्रोटीन, है ना, तो क्या प्रोटीन का डाइजेशन भी माउथ में शुरू हो जाएगा? नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में शुरू नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनिशिएट्स इन आवर स्टमक। स्टमक में हमारे प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ में नहीं, माउथ में प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। लेकिन फिर वही बात कहूंगी, कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट कहाँ होगा? कंप्लीट होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चाहे वो फैट का डाइजेशन हो, चाहे वो प्रोटीन का डाइजेशन हो, या चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, तीनों का डाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सुनो, माउथ का कहानी समझ में आ गया। स्टमक में बहुत बार ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि मैंने जो खाना खाया वो खाना में माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, स्ट्रीट फूड मैंने खाया। मुझे स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है, झूठ बात बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, मुझे स्ट्रीट फूड खाना पसंद नहीं है। मान लेती हूँ, लेट अस सपोज आप में से किसी को स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है इन केस, और वो स्ट्रीट फूड पे कुछ भी, मतलब कहीं पर से भी मक्खी आ गई या कहीं से भी कुछ भी गंदगी आ गई, आप बड़े मजे से गए और उसको उठा के आपने खाना खा लिया। ठीक है, खाना तो खा लिया,
आपके खाने के साथ साथ आपके पेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जा चुका है ना। अब क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है ना। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है और बिल्कुल कर सकता है, लेकिन नेचर को भी पता है कि ये बच्चा है, बाज नहीं आने वाला है, मानने वाला नहीं है, तो इसके पेट में डाल देते हैं हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पता है एसिड है, वेरी कंसंट्रेटेड एसिड है ना। और ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में डाइल्यूट फॉर्म में होता, बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टमक के अंदर एसिड होता है। क्यों एसिड होता है? एसिड इसलिए होता है ताकि आपके स्टमक में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से आ गया हो, है ना, उसको किल कर दिया जाए, है ना। तो आपके स्टमक में होता है एसिड। ये एसिड क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में मदद करता है। और भी फंक्शन है, लेकिन उसको मैं जब और स्टमक को जब डेप्थ में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आज के लेक्चर में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाए, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम माउथ अलग से पढ़ेंगे, स्टमक अलग से पढ़ेंगे, लिखवाऊंगी भी, एंड और क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एवरीथिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब फूड हमारा काइम कहाँ इंटर कर जाता है? ये काइम कहाँ इंटर करता है? ये काइम हमारा इंटर कर रहा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। व्हाट इंटर इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन? तो द काइम इंटर इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये कहाँ ये होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा काइम जो है इंटर कर जाता है। अब यहाँ पे देखोगे, there are few glands present in stomach also. There are few glands present in stomach also, and there are few glands present in small intestine also. लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। One is salivary gland, pancreas and liver. Salivary gland, pancreas and liver. Salivary gland माउथ में, pancreas and liver आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास में है ना। तो देखो अब होता क्या है, माउथ क्लियर हो गया, स्टमक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है ना। और कार्बोहाइड्रेट थोड़े और से फॉर्म में, मतलब थोड़े और सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं, और स्टमक में हमारे HCl प्रेजेंट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में मदद कर रहा होता है। इतना कुछ हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, और भी पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझोगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इट रिसीव्स द जूस या इट रिसीव्स द एंजाइम्स फ्रॉम पैनक्रियाज। सुनोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द एंजाइम्स फ्रॉम पैनक्रियाज as well as it receives juice from the liver। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको लिवर से बाइल जूस मिलता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स मिलते हैं। यानी पैनक्रियाटिक एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, लिवर का जो बाइल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ अपना भी जूस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ अपना जूस भी होता है। यानी लिवर प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ अपना जूस प्लस पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ये तीनों मिल करके फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का जवाब देना है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये क्वेश्चन का जवाब आप सबको देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बताया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है। फूड हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट चुका है। अब क्या होगा? अब प्रोसेस शुरू होता है एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश हो जाता है। नाउ डाइजेशन के प्रोसेस के बाद होता है हमारा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, देखो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल जो होता है, इट कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
इट कंटेन, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज विलाई, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, इन स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ होता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं विलाई। ये विलाई जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और मदद करता है एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी समझिए कि आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, अब प्रोसेस शुरू होगा एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कौन करेगा? एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करेगा विलाई, है ना। विलाई क्या करता है? पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते चला जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल्स में डाल देता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल्स में डाल देता है और जैसे ही ब्लड वेसल्स में जाता है न्यूट्रिएंट, वो पूरे के पूरे बॉडी में फैल जाता है। हालांकि डायरेक्ट वो नहीं चला जाता है, वो देखो होता क्या है यहाँ पे फिर मैं बताऊंगी। अभी भी चांस है कि आपने फूड में कुछ चीज स्टमक के थ्रू, कुछ चीज स्टमक ने नहीं किल किया, कुछ चीज थी जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह था, जिसको स्टमक ने नहीं उसके खतरनाक असर को कम किया। तो अब क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये पहले जाते हैं लिवर के पास। लिवर उसको चेक करता है, अच्छा सब चीज नॉर्मल है ना, कोई ड्रग खराब सा तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे बॉडी को हार्म हो सकता है। मतलब सस्पेक्शन, मतलब कह सकती हूँ कि वो अच्छे से चेक होता है लिवर में कि ये जो न्यूट्रिएंट जिसको बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे बॉडी को देने वाला है, क्या ये बिल्कुल नॉर्मल तो है ना। तो वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल सीधा कहाँ जाता है? लिवर के पास। जब लीवर ने चेक कर लिया, हाँ एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन, जब लीवर ने चेक कर लिया तो फिर देन इट गोज टू ऑल योर बॉडी, है ना। फिर पूरे के पूरे बॉडी में आपके फूड जो होता है, फूड न्यूट्रिएंट जो होता है वो चला जाता है। अब फूड न्यूट्रिएंट जब पूरे बॉडी में चला जाता है तो बॉडी का हर एक सेल जो होता है वो न्यूट्रिएंट को न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करता है ना। न्यूट्रिएंट को जब यूटिलाइज करता है तो उससे फिर हमें मिलता है एनर्जी। यहाँ तक तो हमने बात कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब कुछ चीज ऐसी भी होती है जो कि हमारा फूड जो होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। कुछ ऐसी भी रफेज होते हैं जिसको हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसको फिर हमारा बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, फिर रेक्टम एंड देन एनस के थ्रू उसको हमारे बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव आउट कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी, मैं कहूंगी बहुत छोटे से में, बहुत आधे घंटे के टाइम में हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बस छोटा छोटा या तो मैं नोट्स के फॉर्म में दे दूंगी आप लोगों को, है ना, और नोट्स को एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर देखती हूँ जैसे टाइम कंज्यूमिंग के अकॉर्डिंग, या तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बात करते हैं कि स्टमक का क्या और है, माउथ का फिर और क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फिर और क्या फंक्शन है ना। और आप लोगों का जो भी क्वेरी है वो मैं एक नंबर दे दूंगी, क्वेरी को खत्म कर सकते हैं, राइट ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। होप सो आपको समझ में आया होगा। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। टिल देन बाय।